हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाए इनसाइड एन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, सो इट कैन हैव ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो आपके पास जो पोटेंशियल वेल था हमारे पास, if you रिमेंबर, तो हमारे पास जो बी है, बी ऑफ एक्स, that is 0, x is less than a and infinity is otherwise। तो इसमें हमने ये चेक किया था कि हमारे पास जो b of x है and x, this is if 0, this is a। so यहाँ पे आपके पास पार्टिकल जो है वो सिर्फ उसकी जो मूवमेंट अलाउ है वो आपके पास इस बेल के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल कैन नॉट मूव बिकॉज पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। सो हियर द पोटेंशियल वैल्यू जो है वो 0 है, मगर ई जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, इज पॉजिटिव। सो डेफिनेटली इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे इज पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे बिकॉज पार्टिकल हैज सम एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग इन दिस वेल। तो अब इसमें हमने ये चेक किया था कि जो आपके पास है पार्टिकल अगर इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में मौजूद है तो उसकी जो डिस्क्रीट एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या हैं, एन स्क्वायर, एच कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 2ma square, where m is mass of particle, where n is equal to 1, 2, 3 up to so on, because n equal to 0 पे हमारे पास आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज बोथ 0 हैं, और कॉरिस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन थे हमारे पास दैट इज a n साइन n पाई बाई a x। ओके, तो ये हमारे पास, जबकि आपके पास जो नॉर्मलाइज फंक्शन, हमने इसको नॉर्मलाइज भी किया था, और जो नॉर्मलाइज फैक्टर है दैट इज 2/n। सो मोस्ट जो आपके पास नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज थे आपके पास, वो हमारे पास थे ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 2/a, ठीक है जी। और ये है साइन पाई x बाई a n, और द कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है जी। कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज ये हैं और आइगन फंक्शंस ये हैं। तो इसके बाद हमने जो जनरल फॉर्म ऑफ स्टेशनरी सोल्यूशन फाइंड आउट किए थे वो आपके पास थे साई n एक्स टी। स्टेशनरी सोल्यूशन में आपके पास टी फैक्टर भी आएगा 2/a। सो दिस इज बेसिकली जो सोल्यूशन है ये आपके पास जो है ये नॉन स्टेशनरी है बिकॉज ये स्पेस डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो ये आपके पास साइन पाई एक्स बाई ए एन इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई एन टी बाई एच कट, ठीक है, वो हमने लिखा था। तो अब हम उसको अगर रीराइट करें तो आपके पास जो है ई एन की जो वैल्यूज़ हैं इसको वापस पुट करें तो आपके पास जो जनरल वैल्यू है वो है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट, बिकॉज एच कट स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई एच कट था तो सिर्फ ये एच कट रह जाएगा, एम ए स्क्वायर इंटू टी। ओके, तो ये हमारे पास जो थी वो जो है जनरल वैल्यू आपके पास जनरल स्टेशनरी सोल्यूशन है, ठीक है जी। जनरल फॉर्म ऑफ स्टेशनरी सोल्यूशन ऑफ जो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर कौन से केस के लिए, जब हमारे पास जो है पोटेंशियल जो है वो आपके पास एक स्क्वायर इन्फिनिट स्क्वायर वेल है, ठीक है जी। तो ये आपके पास पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिट है, अदरवाइज दिस वेल इज फ्री वेयर पार्टिकल इज अलाउड टू मूव। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अगर हमारे पास जो है डिफरेंट, हम बेसिकली वन डायमेंशन प्रॉब्लम ही देख रहे हैं और उसमें हम इस वी एक्स की नेचर को देख रहे हैं कि वी एक्स की क्या क्या फॉर्म यहाँ पे पॉसिबल हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो बाउंड स्टेट्स हैं
ये डेफिनेटली अब ट्रैप्ड था पार्टिकल, तो इसकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो बाउंड स्टेट्स हैं, ठीक है, और उसकी डिस्क्रीट एनर्जीज हैं हमारे पास, और उसकी हमारे पास नॉन डीजेनरेट भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक आइगन फंक्शन के लिए एक यूनिक आइगन वैल्यू है। और उसके अलावा अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि अगर हमारे पास फाइनाइट पोटेंशियल हो, या जिस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज अभी हम डिस्कस करेंगे, और इस वो डिस्कस करेंगे हम आपकी जो है डायरेक्टली बुक से, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये सोल्यूशन किस तरीके से निकाले जाते हैं। बेसिकली जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम 1D श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन में कौन सी है आपके पास स्टेशनरी सोल्यूशन के लिए, तो हम उसमें बेसिकली जो फाई ऑफ एक्स है, ठीक है जी, उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसके लिए उसमें जो आपके पास v ऑफ x के डिफरेंट सिनेरियोज के लिए जो है हम सोल्यूशन देखना चाहते हैं कि हमारे पास किस तरह के सोल्यूशन है। तो हमने कहा था कि जी अगर आपके पास दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, बिकॉज सोल्यूशन सारा का सारा v और एनर्जी e के साथ जो है एट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। इन दोनों के दरम्यान जो है एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है, और उससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन जो है वो बाउंड हैं, बाउंड स्टेट्स हैं, या आपके पास स्कैटरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरह की स्टेट्स हम देखना चाहते हैं। तो ये हमने एक टिपिकल एग्जांपल, ट्रिवियल एग्जांपल एक बाउंड स्टेट की हमने देखी है। अब हम जाते हैं कि नेक्स्ट सिनेरियोज देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि बेसिकली जो बाउंड स्टेट या स्कैटरिंग स्टेट्स की को जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, उसमें हम किस तरह की हमारे पास सिचुएशंस आ सकती हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ मज़ीद जो हैं वो हमें स्टडी करना ज़रूरी है। तो अगर हम थोड़ा-सा आगे चलें, तो हमारे पास सिनेरियोज़ होंगे कुछ इस तरह के, जिसमें आपके पास जो है डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल्स होंगे, ठीक है जी। तो डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल अगर हों, फाइनाइट अगर यहाँ फाइनाइटनेस हो, तो इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल्स के को जब हम डील कर रहे होंगे, तो हमें इक्वेशन के ऊपर कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, एग्ज़ाम्पल डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल की एग्ज़ाम्पल है कि इफ़ फाइन पोटेंशियल हैज़ फाइनाइट जंप, v of x is 0 and this is v naught, a positive number, ठीक है जी, फॉर x इज लेस देन 0 एंड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको मैप करें, तो ये आपके पास किस तरह की चीज़ बनेगी। व्हेन x इज लेस देन 0 पोटेंशियल इज 0, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड एग्जैक्टली 0, तो v की वैल्यू एक पॉजिटिव v नॉट लेट्स से, तो आपके पास ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब पार्टिकल जो है वो फ्री स्पेस में मूव करते 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 उसके सामने एक जंप है, ठीक है जी, एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को जब भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हम क्या इनमें हम जो प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, वो क्या हैं। जी, सो डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल, अगर हम इसको बेसिकली इसको हम कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल को जब हम डील कर रहे होंगे, तो इफ सो नोट दैट if the potential has a finite jump at a point, the wave function and its first derivative are continuous, okay, at the point of discontinuity,
यानी अब यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, इसको ओरिजिन अगर कह दें तो इसके ऊपर जो वेव है यानी इनकमिंग वेव है और यहाँ पे जो आपके पास जो है मूव कर रही है, अगर वो यहाँ पे इस डिसकंटिन्यूटी के साथ हिट करेगी तो यहाँ पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट अगर ये phi 1 है और ये इस रीजन में phi 2 वेव है, तो ये दोनों एट ज़ीरो जो है इक्वेट करेंगी और इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वेट करेगा, ठीक है। तो जितनी डिसकंटिन्यूटीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा पोटेंशियल कुछ इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 phi 5, ठीक है, phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 phi 5। तो इसका मतलब है कि phi 1 phi 2 इक्वेट करेंगे और इनका डेरिवेटिव इक्वेट करेगा इस पॉइंट पे। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पे आपके पास phi 2 इक्वेट करेगा phi 3 के साथ और इन दोनों की डेरिवेटिव इक्वेट करेंगे इस यहाँ पे इस रीजन में। और इस रीजन में आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट है, दिस इज phi 4 एंड phi 5, ठीक है जी। ये जो वेव है ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इक्वेट करेंगे और उनके डेरिवेटिव्स इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितनी जितनी डिसकंटिन्यूटीज आती जाएंगी उन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पे हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो होता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ही क्यों जीरो होता है? बिकॉज हम श्रोडिंगर इक्वेशन डील कर रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, तो उसमें आपके पास जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? फर्स्ट ऑर्डर तक जा सकती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो डिस्कशन हमारे पास है वो है अच्छा जी, आपके पास दूसरा पॉइंट था कि अगर पोटेंशियल वी एक्स जो है इन्फिनिट है किसी रीजन में, जैसे यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट रीजन था, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पाकिस्तान सॉरी पार्टिकल जो है वो सॉरी पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसकी जो मोशन होती है रिस्ट्रिक्ट होती है। ये तो आप पहले देख चुके हैं। तो ये हमारे पास अक्सर जो है ये फाइनाइट जो सेटअप होता है ना, जिसमें पोटेंशियल फाइनाइट होता है, तो उसमें पार्टिकल की एनर्जीज या इनकमिंग वेव की एनर्जी और वे इसकी जो आपके पास पोटेंशियल है, इसके अंदर जो इंटर रिलेशन है उसके ऊपर हम जो है डिपेंड करते हैं। लेकिन उसमें अगर हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, इनकमिंग वेव आ रही है, उसने अगर पेनिट्रेट कर गया इधर, ठीक है जी, यहाँ पे इस बैरियर में अगर वो पेनिट्रेट कर गया है तो जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या उनका होगा, द इनकमिंग स्टेट और स्टेट जो उसके यानी कि स्टेट इन रीजन 1 स्टेट इन रीजन 2 मस्ट बी इक्वल एट दिस पॉइंट एंड देयर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आज की डिस्कशन में हमें काम आएंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, तो अब हमारे पास जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3.9 है, ये मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, लेकिन इसको हम स्टडी कर लेते हैं। देखें, अब हमारा जो फंडामेंटल रोल है बेसिकली वो यही है कि हम जस्ट अ मिनट, ये इसको कहेंगे ये फंडामेंटल हमारे पास जो रोल है वो इस इक्वेशन को let me do that. Okay, this capacity हुआ है। Okay. तो जी, इसमें अब हम जो है बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, 3.9 अगर इसको देखें, consider particle of mass m held in one dimensional potential v of x. Suppose that in some region v of x is constant, ठीक है, v जो है यहाँ पे constant लिया गया। For this region find the stationary state of particle when e is greater than v, e is less than v। अब हमारे पास तीन सिनेरियोज हैं, e is greater than v, e is less than v and e is equal to v। तो असल में हम बेसिकली किस पे डील कर रहे हैं कि वेन एवर वी आर डीलिंग विद सच कंडीशन विद पोटेंशियल और उसकी जो एनर्जी के दरमियान जो भी रिलेशनशिप हम देख रहे होंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अब आपके पास क्या चीज़ है कि व्हेन ई और वी है,
देखें ये फाई ऑफ एक्स है, ये कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं कि ई माइनस वी इंटू फाई। तो इसमें हुआ क्या है, बेसिकली दिस फंक्शन इज इक्वल टू ई माइनस वी फाई ऑफ एक्स। तो ई माइनस वी के साथ हमने क्या किया, इसको नॉर्मलाइज कर लिया, ठीक है, और हमारे पास रेस्ट ऑफ द इक्वेशन जो है वो रह गई। तो के स्क्वायर को हमने जो है यहाँ पे बेसिकली ये के स्क्वायर जो है, ये के स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू ये क्या चीज़ है आपके पास, 2m बाय एच कट स्क्वायर। तो ये आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हम के अगर लिखेंगे तो इसका रेडिकल ले लेंगे, तो ये चीज़ आपके पास है। तो अब इस सोल्यूशन में अगर आप देखें तो हमने अगर इस ओडी को देखें, सेकंड ऑर्डर ओडी है, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो डी के क्या आपके रूट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स में अब आपके पास इन जनरल जो आपके पास जो ओडी का सोल्यूशन लिखा जाता है वो ई ऑफ अल्फा एक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हमने क्या लिखा कि डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के। तो एक दफ़ा वो ए ऑफ ई ऑफ आयोटा के और ए डैश ई ऑफ माइनस आयोटा के आ गया, ठीक है। तो ये हमने सोल्यूशन लिख लिया, ये तो आपको आता ही होगा डेफिनेटली। तो ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन है इस तरह की क्वेश्चन का। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे अब बेसिकली ई माइनस वी लिखने का क्या मतलब था कि ई इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब v माइनस ई का मतलब ये है कि v इज ग्रेटर देन e, बिकॉज हम यहाँ पे जो रो है बेसिकली जो k है, k को हमने यहाँ पे बेसिकली रो से रिप्लेस कर दिया है इसमें, जहाँ पे v इज ग्रेटर देन e। तो आपके पास जो रो स्क्वायर है दैट इज v माइनस ई 2m डिपेंडेंट एच स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है। तो यहाँ पे अब बेसिकली ये क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो डी के जो आपके पास जो प्लस माइनस रो जो है इक्वल टू डी। तो ये आपके पास रूट्स आ गए हैं, तो हमने रूट्स के मुताबिक जो है इसका सोल्यूशन लिख लिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हेन ई इज इक्वल टू ई, तो आपके पास ये क्या चीज़ है, ये सेकंड डिफरेंशियल है। तो इसका ए एक्स प्लस बी वाले जो है आपके पास लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये बेसिकली, ठीक है जी। तो ये एक जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका है और ये हम इंशाल्लाह आगे जो है इनको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि वही सोल्यूशन जो हमने कल जो क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, उसमें देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम कन्फाइंड एंड इनफिनिट वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल विद ऑफ विड्थ ए, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो पोटेंशियल है बेसिकली वो क्या है, एक्स, और ये v ऑफ x है। अगर इसको 0 कर लें तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, माइनस ए बाई टू और a बाई टू। अब इन्फिनिट पोटेंशियल है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास पार्टिकल नहीं मूव कर सकता इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि v की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। तो पार्टिकल मूव कर सकता है सिर्फ ऑफ विड्थ a के इस रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, द और आपके पास यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली ये जो आपके पास वॉल्स हैं, ठीक है। तो पार्टिकल की जो वैल्यू है वो सॉरी वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कहा है फाइंड द आइगन स्टेट्स। अब आइगन स्टेट्स हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आइगन स्टेट्स को फाइंड आउट करें तो लुक एट दिस, हमारे पास क्या चीज़ है, फॉर ए इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन ए बाई टू और एक्स इज जो है लेस देन माइनस ए बाई टू, यानी फॉर दिस रीजन ये ए बाई टू है, माइनस ए बाई टू और ये ए बाई टू। तो आपके पास क्या है, फाई, जो साई हम बेसिकली लिखते हैं कि साई एट दिस पॉइंट, बेसिकली ये साई है जो जिसको मैं फाई लास्ट लेक्चर में फाई लिख रही थी, वही फाई साई एक ही चीज़ है ये, बिकॉज ये स्मॉल साई है। तो बेसिकली अब इसको हम कर सकते हैं माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू 0 और फाई ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे जो है कंडीशंस यूज़ होंगी, ठीक है। तो अब ये जो रीजन है आपके पास माइनस ए बाई टू से ए बाई टू में, इसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब आप देखें कि चूँकि v की वैल्यू तो दोनों में 0 है, ठीक है। तो क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे सॉरी यहाँ v की वैल्यू इस पूरे रीजन में आपके पास जो है वो 0 है। तो हम इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास जो रीजन 1 और रीजन 2 है, तो उसमें तो आपके पास पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर सकता। लेट मी
सो इम्पोजिंग द कंटिन्यूस कंडीशंस, ठीक है जी। तो उसमें अगर आपके पास पार्टिकल मूव नहीं कर सकता तो ओनली रीजन जो अलाउ कर रहा है आपके पास वो कौन सा है, जो है -a/2 से a/2 की तरफ। तो आपके पास जो k की वैल्यू है, दैट इज k की वैल्यू जो है दैट इज 2me/h², ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है। तो हमने साई का फंक्शन लिखना है। साई फंक्शन जो का सोल्यूशन आपके पास क्या है, दिस इज सोल्यूशन, ओके। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आपके पास कॉन्टिन्यूटी कंडीशन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन आपके पास ये कहती है कि जो साई ऑफ -a/2 इज इक्वल टू 0, -a/2 हमने पुट कर दिया, और आपके पास जो इम्पोजिंग द दूसरी कंडीशन में आपके पास दूसरी वॉल के साथ कौन सी वैल्यू है, a/2 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पुट की, ये कंडीशन हमने यहाँ पुट की। इस आपके पास जो सोल्यूशन है इसमें जनरल सोल्यूशन हमने लिया है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि हम साइन और कॉस की फॉर्म में लेंगे, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम साइन कॉस की फॉर्म में ना लें तब भी हमारे पास इस तरह के जो सोल्यूशन है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेने से भी आपके पास वही फिनोमेना आपके पास सामने आता है, ठीक है जी। अब लुक एट दिस, अब आपके पास दो तरह के सोल्यूशन है। इस पे थोड़ा सा आप जो है मैथमेटिक्स यूज़ करें, सॉल्व करें इसको, और ए एंड ए डैश की वैल्यू बेसिकली हमने निकालनी है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया कि ए डैश को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ए डैश को इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, तो ए डैश ए, और फ्रॉम इक्वेशन मल्टीप्लाई 3 1 कहाँ गई 31, ये 4 10.31। सो 3 इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है जी। इन दोनों इक्वेशन में हम ए है या ए डैश की जो वैल्यू है उसको अगर फाइंड आउट कर लें, यहाँ से किसी एक से निकाल लेना। तो अगर हम यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ ए इसमें पुट कर दें तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है जी। ए डैश की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको +a/2 और इसको साथ ये बेसिकली क्या हुआ है, ए ई रेज टू पर आयोटा के a/2, ठीक है जी, इनटू ई रेज टू पर आयोटा के a/2 इज इक्वल टू -a', ठीक है। तो a/2 प्लस हो गए, सिर्फ ये a बच जाएगा, देखें यहाँ पे, ठीक है, और माइनस इधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। इस a' की वैल्यू को इधर पुट कर दें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें आप देखें कि क्या चीज़ हो सकती है, या तो a 0 हो या ये फैक्टर 0, ठीक है। अगर a 0 होगा तो हमारे पास साई 0 हो जाएगा, तो a जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने से, और यहाँ पे के a की वैल्यू है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देने से आपके पास के a बन जाएगा, ठीक है, ये वाला फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये के a/2 है ना, तो ये भी a/2 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस के साथ दोनों तरफ, तो ये -ka बन जाएगा और ये आयोटा के ए। तो यहाँ पे बेसिकली a इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के ए माइनस ई ऑफ आयोटा के ए इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वेव फंक्शन चला जाएगा, तो हम इस फैक्टर को 0 करेंगे, ठीक है। जो अब इस फैक्टर को अगर आप 0 करें तो ये फैक्टर अगर आप देखें तो ये किस चीज़ की, आपको ये माइनस का साइन है बीच में, तो अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 आयोटा कर देते हैं -2 आयोटा से, तो ये हम साइन का फॉर्मूला यहाँ पे इसको रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। कौन एक मतलब स्केलर वैल्यू है ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि -2 आयोटा डिवाइड कर देंगे, -2 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस इसको प्लस करके इधर ले जाएगा, ये प्लस वाला पहले आ जाएगा, माइनस वाला बाद में चला जाएगा, फैक्टर ये ई का। तो ये साइन के ए जो है आपके पास, ये के ये फैक्टर है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास उसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास क्या चीज़ बन गई, व्हाट इज 0, बेसिकली साइन के ए 0 है, तो यही हमने कल निकाला था साइन एन पाई, ठीक है जी। तो के ए इज इक्वल टू बेसिकली एन पाई, तो के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए फॉर एन इज इक्वल टू 0 1
अप टू सो ऑन, 0 पे 0 हो जाएगा। और ई एन की वैल्यू जो हमारे पास, चूंकि ये इंडेक्स्ड हो गया है, तो अब के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। के जो है वो आपके पास एन पाई बाई ए है, तो हमने यहाँ पे के एन की वैल्यू यहाँ पे एन पाई बाई ए पुट कर दी, और ये वही आपके पास एनर्जीज आ गई हैं। और साई एन जो है, अगर हम उसको दोबारा उसमें पुटिंग करें सारे के सारा जो है के एन की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू में, यानी कि ई ऑफ एक्स ए डैश है ना, तो हमारे पास एक यहाँ पे ए आप कॉमन ले सकते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं। लुक एट दिस कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस। तो हम साई एन बेसिकली रीराइट करना चाहते हैं ना। साई एन है आपके पास के एन ऑफ एक्स ए एन के ए और ये माइनस आयोटा के एन एक्स। ठीक है जी, यानी हमने क्या किया, हमने ए डैश की जो वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, लुक एट दिस, ये जो चीज़ ए डैश की वैल्यू जो हमने वो पुट की थी, जहाँ से हमारे पास ये एनर्जीज निकली हैं, हमने इसी को वापस यहाँ पे साई एन में पुट कर दिया। ठीक है, तो साई एन में पुट करने से हमारे पास, इसको रीराइट करें, थोड़ा सा यूज़ करें इसमें मैथमेटिक्स, और आपके पास ये क्या है, एन पाई एक्स पाई ए माइनस हाफ, यानी साइन का ही फंक्शन आपके पास आ गया अगेन। तो यहाँ पे आपके पास एन इक्वल टू 1 to 0। तो आपके पास हमने वही कल ये दोबारा जो कल वाला प्रॉब्लम था, ये बेसिकली हम दोबारा से ये सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए, जो कि आपके पास एसिम्प्टोटिक टाइप सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं, यानी कि ई ऑफ आयोटा के एक्स प्लस माइनस के लिए है। जिन कल हमने लिखा था ए साइन ऑफ के एक्स प्लस बी कॉज ऑफ के एक्स। तो आज हम ये वाला जो है, हमने सिर्फ ये देखा है कि इस फैक्टर को यूज़ करने से हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है। तो ये आपने नॉर्मलाइज कंडीशन उसी तरह यूज़ कर देनी है, और नॉर्मलाइजेशन भी हमारे पास वही फैक्टर आ गया, और इसको पुट कर दें तो ये आपके पास जनरलाइज जो है फंक्शन आ गया। अब वो ये कहते हैं कि ये तो अब हमने जो था वो ई ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए सॉल्व किया, तो हमारे पास जो है आइगन स्टेट्स एंड आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं। तो कहते हैं कि अगर ई लेस देन ज़ीरो हो इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ई लेस देन ज़ीरो के लिए सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा, कुछ इस तरह लिखा जाएगा भैया। रो जो है, रो की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे माइनस ई 2m बाई एच कट स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसमें वैल्यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो पुट करें, तो हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है, वापस यहाँ से एक बी और बी डैश की वैल्यू इसमें वापस पुट करें, तो व्हाट यू गेट, यू गेट दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स के टू रो ए इज इक्वल टू 0। अगर रो 0 हो गया तो हमारे पास तो जो है ना, इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ से, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन ही बाकी नहीं रहती है। तो ये जो है अनएक्सेप्टेबल है। दूसरी चीज़ है कि अगर ई 0, एनर्जी पार्टिकल की 0 होगा, तो आपके पास क्या चीज़ है, तो इसका मतलब है दोनों यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पुट करें, तो आपके पास ये दोनों फैक्टर जो हैं, सॉरी जो एम्पलीट्यूड्स हैं, बेसिकली हम वेव एम्पलीट्यूड जो ले रहे थे या कांस्टेंट्स हैं, ये ज़ीरो आ जाते हैं, तो इसका मतलब है वेव फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब है किसी भी इन्फिनिट पोटेंशियल में जब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, ताकि वो मूव कर सके। अगर उसकी पोटेंशियल से लेस एनर्जी होगी तो भी वो अनएक्सेप्टेबल है, वहाँ पे कोई फिनोमेना हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते। और अगर जो इन्फिनिट पोटेंशियल की बात हो रही है, एनर्जी और पोटेंशियल अगर ज़ीरो हो जाए दोनों, तब भी आपके पास वो जो है, इट हैज़ नो मीनिंग। तो नेक्स्ट आपके पास जो है, यहाँ पे हम दोबारा से हमने वो वही चीज़ें जो कल हमने रिज़ल्ट जो डिराइव किए थे वो वापस आ गए हमारे पास। ठीक है जी, ये वही हमने यूँ समझे कि रिवाइज़ किया है उसको। नेक्स्ट आपके पास है, इसको फ़िलहाल रहने दें। जी, अब आप आते हैं, अब जो आपके पास जो पोटेंशियल है, अब आपने इसको खुद सॉल्व करना है प्लीज़। ठीक है, 0 टू ए ये हमने कल किया था ना। अब आप इस तरह करें कि इसको माइनस ए और ए के लिए सॉल्व करें, और इसमें देखें कि आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है, या नॉर्मलाइज आप जब करते हैं तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू क्या निकलती है। ठीक है, ये आपका कल वाला ही प्रॉब्लम है। ये बस उन्होंने कहा कि उसमें अगर आप वैल्यू जो है उसको पुट कर दें, थोड़ा सा जो है यहाँ पे रीडिफाइन कर लें जो है वेरिएबल्स को, तो आप वो ऑब्टेन कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, अब ये 0 टू माइनस ए के लिए ये जो फैक्टर आपके पास लिखा हुआ है, ये किस कौन से सोल्यूशन, ये ई ऑफ प्लस माइनस आयोटा के एक्स जो है डिटरमिन करने से आया था हमारे पास। और दूसरी तरफ आपके पास जो है, हमने आपने सिर्फ ये मुझे बताना है कि ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आई है। और एक तो ये
और दूसरा आपके पास है -a -a यानी 2a, जो अगर आपके पास 2a विड्थ का आपके पास वेल हो, पोटेंशियल वेल, ठीक है, ये -a और a हमने पहले a/2 और a/2 के लिए किया था, -a/2 के लिए। अब आपने -a to a के लिए भी इसको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसके फंक्शन और टोटल स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन और इसके आइगन वैल्यूज जो हैं वो आपने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट आपके पास जो है, लुक एट दिस स्टेप पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल। अब स्टेप पोटेंशियल क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको देखें तो ये एक स्टेप की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, ठीक है, इसका जो ग्राफ बन रहा है। तो स्टेप पोटेंशियल में v ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो v की एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास जा रही है v नॉट, ठीक है। v ऑफ x का एक्सिस ये है, v नॉट इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर हम कहें कि किसी भी एक्सिस पे अगर पॉजिटिव नंबर हो तो वो आपकी एक यूं समझे कि पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है v0, तो जीरो जो है यहाँ एक्सेस पे लाई करेगा। तो अब आपके पास डिवाइड हो गए जो पार्टिकल है। अब यहाँ पे फाइंड अ करंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है। तो अब आपके पास अगर E ग्रेटर देन वी नॉट हो और फ्रॉम मूविंग, लुक एट दिस, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास जो भी पार्टिकल है उसकी अगर वेलोसिटी लेट्स से v1i करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी जो है, ठीक है, वन डायमेंशन है तो v1i हम कह देते हैं। तो इससे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इनटू, यानी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ आ रहा है, ठीक है, टू द राइट, ठीक है। राइट द स्टेशनरी solutions फॉर ईच ऑफ द रीजन, राइट द स्टेशनरी सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द रीजन्स। अब आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं, रीजन कितने बन गए आपके पास, रीजन डिवाइड हो गया, एक रीजन 1 है और एक रीजन ये 2 है। अब देखें रीजन 1 जो है वो एक तरह की फ्री स्पेस है, रीजन 2 में अब आपके पास यहाँ पे एक बैरियर से जनरेट हो गया, इन्फिनिट बैरियर। एक्सप्रेस द फैक्ट दैट देयर इज नो करंट कमिंग बैक फ्रॉम एक्स इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी जितनी भी है, फॉर एग्जांपल जो भी एनर्जी है उसकी, वो आ सकता है, वो इससे रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो आ भी सकता है, वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, लेकिन वंस पार्टिकल पेनिट्रेटेड इनटू दिस पोटेंशियल, तो उसके पास वापसी का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है एक्सप्रेस द फैक्ट दैट देयर इज नो करंट कमिंग बैक फ्रॉम, यानी कि यहाँ से आपके पास कोई वेव जो है वो रिफ्लेक्ट बैक इस रीजन में नहीं कर सकती है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है। यूज द मैचिंग कंडीशन। अब मैचिंग कंडीशन क्या है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल है तो यहाँ पे आपके पास φ1 0 और φ2 0 इक्वल होंगे, φ1 डैश 0 इज इक्वल टू φ2 डैश 0 जो है वो इक्वल होंगे, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे एग्जैक्टली एट 0 पे, यानी क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी 0 पे है। ये डिसकंटिन्यूटी किसी दूसरे पॉइंट पे भी हो सकती है, -a पे भी हो सकती है, a पे भी हो सकती है, किसी पॉइंट अल्फा पे हो सकती है ऑन एक्स एक्सिस, 0 पे जरूरी नहीं है। तो उसी पॉइंट पे जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होंगे। So, okay, express the reflected and transmitted amplitude in terms of the incident amplitude. ठीक है। तो अब आपने बेसिकली यहाँ पे जो इंसिडेंट होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड होगा, और यहाँ पे ये ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड होगा। तो इनके दरमियान हमने क्या देखना है, रिलेशनशिप हमने डिटरमिन करना है। अगर आपको याद हो तो हमने एक जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पढ़ा हुआ है और एक ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको भी हम माइंड में रखेंगे। नोट दैट सिंस द पोटेंशियल इज बाउंडेड, ठीक है, इट कैन शोन that the derivative of wave function is continuous for all x, ठीक है। चूंकि बाउंडेड पोटेंशियल है तो डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है थ्रू आउट, वो इस डिसकंटिन्यूटी पे भी डेफिनेटली कंटिन्यूस ही होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे रीजन में हुआ क्या है। रीजन में बेसिकली रीजन जो है ये एक फ्री स्पेस रीजन है और ये एक बाउंड स्पेस रीजन है, ठीक है। अब इस फ्री स्पेस में आपके पास क्या है, v0 है और यहाँ पे v इज इक्वल टू v नॉट है, एक पॉजिटिव नंबर है, सच दैट e इज ग्रेटर देन v नॉट। तो इसका मतलब है कि e माइनस v नॉट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम यूज करेंगे यहाँ पे, लुक एट दिस। तो इसका मतलब है कि एक रीजन 1 में जो k1 की वैल्यू हो जाएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट हमने श्रोडिंगर इक्वेशन से ही करना है, ठीक है जी। स्टार्ट जो है वो उसी श्रोडिंगर इक्वेशन से ही होगा आपके पास। लुक एट दिस, जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने जो इसके लिए की पड़ी हुई है, टाइम इंडिपेंडेंट। तो
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम देखें तो दैट इज बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ एक्स। तो रीजन 1 में क्या हुआ है, v की वैल्यू जो है रीजन 1 में क्या होगी, ये v 0 है, तो जो आपके पास e है, ठीक है, जो e आपके पास ये जो साई है, ये आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी, आपके पास साई डबल डैश, साई नहीं कहना चाहिए इसको, फाई कहना चाहिए, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने साई डबल डैश इज इक्वल टू पॉजिटिव है, सॉरी ये तो आपके पास यहाँ पे e की वैल्यू जो है आपके पास है ग्रेटर देन 0 है, तो k की वैल्यू आपके पास e प्लस, इसको प्लस करें, कंट्रोल सी, सो दिस इज इक्वल टू, तो अब हम इसको इसको इस टर्म पे लेके जा रहे हैं प्लस, तो ये है 2m e बाई एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो हमने इस 2m e बाई एच कट स्क्वायर को क्या लिख दिया है, k1 स्क्वायर, तो इसके रेडिकल को हमने k1 लिख दिया है। जब हमारे पास क्या नाम है, e पॉजिटिव है और e ग्रेटर देन वी नॉट है, जब e ग्रेटर देन वी नॉट है तो आपके पास जो e माइनस वी है वो जो है पॉजिटिव है, ठीक है, e ग्रेटर देन v है, तो e माइनस वी जो है दैट इज पॉजिटिव, लुक एट दिस, e इज, ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो अब आपके पास क्या चीज़ है, e इज ग्रेटर देन v नॉट, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये है इसमें वापस इधर पुट करें तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी साई डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन e इज ग्रेटर देन v, तो ये e इज पॉजिटिव, तो माइनस e माइनस v, ठीक है जी, साई इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब आप देखें कि इसमें जो k2 लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2m e माइनस वी डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस अलग-अलग से दो रीजन्स के लिए हमने सॉल्व किए हैं, तब ये k1 और k2 लिखा है हमने, ठीक है। अब अगर हम इसमें पुट करें तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये है साई डबल डैश प्लस k1 स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, और ये है साई डबल डैश प्लस k2 स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या है, d जो आपके पास है प्लस माइनस आयोटा k1, और d की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा k2। तो के इसके लिए हमने साई 1 के लिए जो रीजन 1 के लिए साई 1 का सोल्यूशन लिखा है वो क्या है आपके पास, लुक एट दिस, a1 e ऑफ आयोटा 1 kx, k1 की वैल्यू ये है a डैश 1 और e ऑफ माइनस आयोटा k1x, ठीक है। सेम हमने इसके भी दो जो आपके पास रूट्स हैं k2 की वैल्यू ये है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, तो सॉल्यूशंस हमारे दो रीजन के लिए आ गए। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि फर्स्ट रीजन में जो है वो आपके पास इंसिडेंट वेव है, क्योंकि ये टूवर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी से कमिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी आ रही है, तो ये इंसिडेंट और ये उसकी रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन सेकंड रीजन में हमारे पास क्या चीज़ है, अगर सेकंड रीजन में यही पार्टिकल पेनिट्रेट कर जाता है या मूव करता है, उसमें एक दफ़ा घुस जाता है, तो उसके लिए क्या चीज़ है आपके पास, इट कैन जस्ट गो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है, तो ये इट कैन मूव फॉरवर्ड, इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट बैक। तो ये जो फैक्टर है बाय यूजिंग दिस होल फिनोमेना या जो कंटिन्यूटी है और सारी जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी कंडीशन एंड एवरीथिंग, तो वो आपके पास क्या चीज़ है, वो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है, a डैश 2 मस्ट बी 0, ये डिमांड करती है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द वेव फंक्शन फ्रॉम ई ऑफ आयोटा के एक्स रिप्रेजेंट पार्टिकल कमिंग फ्रॉम एक्स माइनस इन्फिनिटी, ये चीज़ टू द राइट, ठीक है, और ई ऑफ माइनस के एक्स जो है रिप्रेजेंट पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू द लेफ्ट,
ठीक है, सही है। तो अब आपके पास साई वन पॉजिटिव इन्फिनिटी तुम के तरफ से तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है, क्योंकि ये आपके पास जो है फ्रॉम राइट ट्रैवलिंग वेव और ये लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव है। तो ये जो राइट ट्रैवलिंग वेव है ये हमेशा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है, और लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव जो होती है या जो इनकमिंग वेव, एक इनकमिंग है, ये आउटगोइंग वेव है। जो आउटगोइंग वेव जो होती है, सॉरी ये आउटगोइंग वेव है, ये इनकमिंग वेव है। इनकमिंग वेव जो होती है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ आती है, ठीक है। तो ये फैक्टर आपका जो है ना, ये दोनों जो है टेक्निकली ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें फ्री स्पेस है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि वेव जो है वो इस बैरियर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, तो हम इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को जो है बिल्कुल यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज इन रीजन वन दिस इज़ काइंड ऑफ फ्री स्पेस। तो हम रीजन टू में जो स्पेस जो फंक्शन की वैल्यू है या फंक्शन की जो स्टेट की कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास वो जो है वापस जो है रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगी, ठीक है। तो वो वही चीज़ आपको समझा रहा है कि अगर psi one is the superposition of two wave, the first one is incident particle propagating from left to right and is of amplitude, ये incident का amplitude है। the second wave is amplitude जो है reflected particle का amplitude है, moving from right to left। since we consider incident particle coming from minus infinity to the right, it is not possible to find into a current moves from positive infinity, ठीक है। तो it is impossible, ठीक है। yeah, from this is the assumption to the left, so therefore this जो आपके पास जो आपके पास पार्टिकल है वो वहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड जो एम्पलीट्यूड है ये ज़ीरो होना चाहिए। तो करंट ट्रांसमिटेड, सो यहाँ पे आपके पास बेसिकली सिर्फ ये जो एम्पलीट्यूड है ये ट्रांसमिशन को शो कर रहा है। इतनी लंबी चौड़ी बहस को छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, उसमें सम अप कर लें कि आप देखेंगे जो भी रीजन होगा उसमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो बाउंड होना चाहिए। याद रखें, हमारे पास जो इनकमिंग वेव है वो माइनस इन्फिनिटी से जा रही है, माइनस इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो ये फैक्टर जो होगा आपके पास ये बाउंड होगा, और अगर हम यहाँ पे चूंकि वो राइट की तरफ जा रही है तो यहाँ पे इस फैक्टर को बाउंड होने के लिए इसका मतलब ये है कि अगर इस पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तब ये बाउंड होगा ये फैक्टर, ठीक है। अगर हम इधर से अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी में कौन सा फैक्टर, ये जो आयोटा का ये वैनिश हो रहा है, ये आपके पास ये वाला फंक्शन, तो इसका मतलब है इसको हम रिटेन करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इसमें ये फंक्शन जो है ये क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या है, जो पोटेंशियल बैरियर मौजूद है वो आपके पास यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो फंक्शन जो वेव यूं ट्रेवल कर रही है वो वापस भी आ जाए, ठीक है, फ्रॉम दैट कैविटी, ठीक है। फ्री स्पेस में इस पॉसिबिलिटी है, बट कैविटी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये इसका छोटा सा एक टोकन है, इसको याद रखें, मतलब इतनी सारी लंबी जो गुफ्तगू है। खैर, इसमें अब मजीद देखिए कि फर्स्ट वी अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी कंडीशन। अब कॉन्टिन्यूटी कंडीशन क्या है, फंक्शन पहली जो डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साई 1 है और यहाँ पे ये साई 2 का रीजन है। तो वो कह रहे हैं कि फंक्शन 0 पे सेम होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का सोल्यूशन मौजूद है, उसमें वैल्यू पुट करें एक्स की 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो ई पे तो a1 a2 a डैश इज इक्वल टू a2, ये कंडीशन आ गई। सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, साई 1 डैश इज इक्वल टू साई 2 डैश इस पॉइंट एक्स 0 पे। तो वो हमने पुट किया, पहले तो हमने डेरिवेटिव लिया, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये आयोटा k1 माइनस आयोटा k1, ठीक है जी, क्योंकि ये माइनस के साथ था, यहाँ पे मेरे ख्याल में राइटिंग ये टाइपिंग मिस्टेक है जी, ये माइनस आयोटा k1 x है, ठीक है। तो ये ना माइनस, ठीक है। और ये नेक्स्ट आपके पास क्या है, आयोटा k2 और ये फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन को 0 पे 0 होना चाहिए, तो 0 आप जब पुट करेंगे ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है जी। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इस दूसरी इक्वेशन में से हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ये आपके पास इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है, ये रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है, ये ट्रांसमिशन का है, ठीक है जी। हमारे पास हमेशा हम रेशो में लेते हैं, आपको अगर याद हो तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जब हमने लिखा था तो करंट डेंसिटी जो थी वो हमने क्या ली थी, JR/JI इंसिडेंट, और ट्रांसमिशन में J ट्रांसमिशन JI।
तो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इसको याद रखें। ये तो अलग एक क्वांटिटी हम वो करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ की जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन में अगर वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, जब जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड हमेशा वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए तब। तो उसको अगर आप माइंड में रखें तो इसमें से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, दो हैं, ए प्लस ए डैश की वैल्यू A2 है, A2 की वैल्यू इसमें पुट करें तो A1 एंड ए डैश की ये आपके पास जो है ना ये क्या बन जाएगी, ये आयोटा K1, खैर कंट्रोल जी इसको जी, ये A माइनस ए डैश A2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये हम लिख रहे हैं A1 माइनस A1 डैश इज इक्वल टू K2 बाई K1 और A1 प्लस A1 डैश। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके और थोड़ा सा एरिथमेटिक यूज़ करके तो आप ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं, या दूसरा आप इसको रेशो फार्मूला से करें कि A1 माइनस A1 डैश डिवाइडेड बाई A1 प्लस A1 डैश K2 बाई K1, तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर अगर माइनस करें प्लस करें, ठीक है, तो अगर इधर भी ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो इसमें से अगर ये A1 माइनस ए डैश 1 में से ये माइनस करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2A1 माइनस, हाँ जी माइनस करें तो माइनस में ये माइनस 2A1 डैश और 2 आपके पास क्या बन जाएगा, A1। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, K2 माइनस K1 और K2 प्लस K1, ये माइनस है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये A1 डैश डिवाइडेड बाई A1, K1 माइनस K2, K1 प्लस K, ये डायरेक्टली भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वही चीज़ लिखी हुई है। तो अब हमें चूंकि वैल्यू पता है इसकी A1 बाई ए जो आपके पास है, लुक एट दिस, यहाँ से अब हम कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम इस इक्वेशन को अगर आप री राइट करें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस A1 डैश बाई A1 A2 बाई A1, तो A1 डैश बाई A1 की वैल्यू हमें पता है, इसको इसमें पुट करें तो हमारे पास रेस्ट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करें तो A2 बाई A1 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमारे पास जो है, जो उन्होंने आपसे पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था उन्होंने, use the matching condition to express the reflected and transmitted amplitude in terms of the incident amplitude। ठीक है, वो हमने कर दिया यहाँ, क्योंकि ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा, इट्स नॉट बिग डील। अच्छा, अब आपके देखें कि उन्होंने कहा है कि जी प्रॉब्लम 3.13 में जो आपके पास निकली हुई हैं, तो वो जो अपने वेव फंक्शन फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है, इन रीजन 1 एंड रीजन 2 टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स, वो कहते हैं अब हमें बाकायदा कोएफिशिएंट्स निकाल के दें। तो कोएफिशिएंट्स आपको कैसे पता है, आपको वो JI और JR JT वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो करंट डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, हमें रीजन 1 के लिए तो हमारे पास जो होगा ये कौन सा होगा, रीजन 1 के लिए जब आप करेंगे तो ये psi1 कॉन्जुगेट psi1 का डेरिवेटिव psi1 एंड psi1 कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव, वो उसको पुट करें, वो वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो ये जो चीज़ है बेसिकली ये क्या चीज़ है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर, इसको अगर देखें तो ये J इंसिडेंट X, एक्स पे तो नहीं, अब ये डिपेंड कर रहा, ठीक है, और प्लस J रिफ्लेक्टेड जो है आपके पास है। अब तो जो इंसिडेंट की वैल्यू ये है और J रिफ्लेक्टेड की माइनस से जो है माइनस के साथ और ये फैक्टर मल्टीप्लाई करके, और ये J2 में चूंकि वो ट्रांसमिशन उसमें पॉसिबल थी, तो ये जो आपके पास है ये क्या है, JT। ठीक है, तो अब आप देखें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो आपने लिखा हुआ है, लुक एट दिस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और वो आपने क्या लिखा, आपने जब उसको JR को डिवाइडेड बाई JI किया, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है बिकॉज इसमें जो है रेफर टू द 3.27, उस इक्वेशन जाके उसमें देखें तो वो टोटल एम्पलीट्यूड था।
मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड था, तो वो नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें कि ये वही चीज़ जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, ये उसी एम्पलीट्यूड का ही रेशो आपके पास निकल आए हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने पुट की, बिकॉज वी नो द वैल्यू। अब इसमें पुट की, जो कि स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, तो उसको हमने स्क्वायर लिया और ये आपके पास कैलकुलेट करके ये चीज़ निकल आई है। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में आप देखें कि दिस इज A2, यानी JT जो है, और डिवाइडेड बाय J1, उसका मैग्नीट्यूड हमने लिया तो वो चीज़ आ गई, और इसकी भी हमें वैल्यू पता है और उसको पुट करके हमने कैलकुलेट किया, तो ये आपके पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया जी। तो इसी तरह किसी भी वेव का, हमें कोई भी वेव हमें गिवन हो तो हमसे पूछा जा सकता है कि जी आप ट्रांसमिशन और इन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें, तो हम उसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, कंसीडर अ स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है जी। बैरियर क्या मतलब है? अब यहाँ पे बैरियर जो होगा वो आपके पास क्या है, वो लुक एट दिस, x लेस देन 0 पे 0 है, 0 से L के दरमियान एक V नॉट वैल्यू है। ये क्या हो गया इसको, और L लेस देन 0, 0 एंड L, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो V ऑफ x है और ये x है, ठीक है। तो ये एक बैरियर है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या चीज़ है कि पार्टिकल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। अब ये फ्री स्पेस है, ये आपके पास क्या है, बैरियर है, एक हर्डल है, कैविटी है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे फिर अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे निकल आया तो यहाँ पे भी फ्री स्पेस है, ठीक है। तो अब रीजन क्या हमारे पास बन गए, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। अब ये 3 रीजन में हमारे पास ये डिवाइड हो गया। अज्यूम दैट, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि E इज ग्रेटर देन 0 एंड E इज, अब यहाँ पे E के ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं कि अज्यूम दैट द इंसिडेंट एनर्जी E इज ग्रेटर देन V नॉट। यहाँ पे आपके पास E इज जो है आपके पास ग्रेटर देन V नॉट होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो V 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे बेसिकली ये कंडीशन आएगी। कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, इधर से आपके पास जो है वेव आ रही है। और फाइंड द स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है जी। अप्लाई द मैचिंग कंडीशन x इक्वल टू 0, ये आपके पास चूंकि डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो अब आपके पास ये जो आपने फंक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे अगर ये psi 1 है, ये psi 2 है, ये psi 3 है, तो कंडीशन, मैचिंग कंडीशन यहाँ पे psi 1 इक्वल टू psi 2, psi 1 डैश इक्वल टू psi 2, और यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे फंक्शन कौन कौन सा है, ये आपस में नेबरिंग फंक्शन psi 2 एंड psi 3। psi 2 एंड psi 3 वुड बी कंटिन्यूस, और इनका डेरिवेटिव जो होगा वो उनकी वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे मैच करेगी। तो फाइंड द ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है जी। बस यही हमारे लिए स्केचिंग आप रहने दें फिलहाल। तो ये आपके पास जी पोटेंशियल है, देखिए रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अब रीजन 1 में आपके पास क्या है, वही चीज़ है, श्रोडिंगर इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो रीजन 1 की श्रोडिंगर इक्वेशन आपको ये कहती है कि दिस इज K1। अब आप गौर करें कि चूंकि E जो है, सॉरी ये V जो है यहाँ पे भी 0 है, और V जो है यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो K1 है, दैट इज 2me बाई एच कट स्क्वायर। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें, और यहाँ पे भी आपके पास K की वैल्यू जो है वो 2me बाई एच कट स्क्वायर आएगी सॉल्व करने से। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू ये आपके ये सॉल्व की इस रीजन 3 में, वो K1 ही निकली है, ठीक है। इस रीजन में आपके पास जो होगी वो क्या चीज़ हो जाएगी, बिकॉज E इज ग्रेटर देन, तो ये E माइनस V नॉट 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम K2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास रीजन 1 एंड 3 में ये आपके पास वैल्यू है 3, और ये रीजन 2 में आपके पास जो है वैल्यू है। तो अब सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सोल्यूशन वही श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी जैसे पहले बनी थी। तो रीजन 1 में आपके पास क्या है, जनरल सोल्यूशन वो ये है, A1 A डैश, A2 A डैश, और A3 A3 डैश। A1 A डैश के साथ जो K वेक्टर है K1 एंड K1, और A3 में भी देखें एम्पलीट्यूड चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये K जो है वो सेम है, K1 एंड K1, ठीक है। phi 2 में आपके पास K2 की वैल्यू, और K1 और K2 हमें पता है यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने पहले ही इसको देख लिया। तो अब हमारे पास क्या है, रीजन जो कंटिन्यूटी कंडीशन है, कंटिन्यूटी कंडीशन में हमारे पास दो हैं कि
solution describes some of the terms present representing movement from left to right and from right to left. We consider incident वेव जो है। अब इसमें हमने कोई भी चीज़ जो है इनकमिंग आउटगोइंग वाला वो नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। देखें, कोई भी पार्टिकल है वो आ रहा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर वो यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। अभी हमें कोई आइडिया नहीं कि क्या होगा, क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल पॉसिबिलिटी है यहाँ पे चला जाए, ठीक है, सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें कि जब हम इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन किस पे आती है? लुक एट दिस, कि कौन सा, चूँकि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा? वो इस पे डिपेंड करेगा कि जो अगर पार्टिकल जो है वो एक दफ़ा यहाँ से निकल के रीजन 3 में चला गया है, तो रीजन 3 से वापस वो नहीं आ सकता। उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो चूँकि बाउंडेड है हमारे पास, सॉरी, जो वेव फंक्शन है उसकी जो कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि पार्टिकल की इनकमिंग जो है वो ये है आपके पास, ये यहाँ पे हो सकता है, अंदर अगर चला गया वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हम उसको देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर एक दफ़ा ये यहाँ चला गया ना तो इसकी वापसी पे हम उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पे look at this, incident particle at x is equal to minus infinity, so that there should be no particle in region 3 moving from x, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास इनकमिंग जो है, इनकमिंग हमेशा माइनस इन्फिनिटी से, तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर वापस दूसरे इस रीजन में वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि a-3 इज 0, तो ये फैक्टर जो होगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन जो है वो रह जाएंगे, ठीक है। द मैचिंग कंडीशन जो होगी वो आपके पास मैचिंग कंडीशन जो L पे होगी वो A2 और A2 डैश एंड A3 के दरमियान होगी, और जो आपके पास यहाँ पे फाई 2 एंड फाई 2 L पे जो है फाई 2 एंड फाई 3 जो है वो 0 होंगे, और कॉन्टीन्यूटी कंडीशन जो है वो आपके पास क्या कहलाती है फाई डैश के लिए, कि फाई 2 डैश L और फाई 3 डैश L इज इक्वल टू, ये आपके पास जो है ना इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हमने इक्वेशन इनकी भी लिख दी, इसकी भी लिख दी, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल होंगे। अब इसमें देखें कि A3 एंड A2, ठीक है, A3 एंड A2 अब यहाँ पे बेसिकली देखें A2 और A2 डैश को हमने A3 के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर लिया है। मैचिंग कंडीशन 0 पे आपके पास क्या है कि फाई 1 और फाई 2 इक्वेट करेंगे और उनका डेरिवेटिव जो है वो इक्वेट करेगा, तो वहाँ से हमारे पास एक और A1 A डैश और A2 के दरमियान जो है कंडीशन हमें मिली। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, और A1 A2 के दरमियान जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे विद दिस वैल्यूज़, तो A1 and A2, so we obtain that A1 एंड A2 की अगर हम बात करें, लुक एट दिस, ये चीज़, ठीक है। A1 को हमने A2 एंड A2 डैश की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ से बेसिकली हमने A1 डैश की वैल्यू जो है वो निकाल के यानी पुट कर दिया है इसमें, और उससे ये आपके पास से निकला है, ठीक है। तो लुक एट दिस, अब यहाँ पे A2 भी हमें पता है, क्यों? हमने A2 और A2 डैश की फॉर्म में हमने यहाँ पे यूँ समझे ना कि आपने क्या किया कि A1 डैश और A1 डैश को यहाँ से वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके, यानी माइनस A2 A डैश इसमें पुट कर लें और इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसमें से इसको A2 प्लस A2 डैश माइनस A1, पुट दिस इन दिस, कहाँ पे? A1 डैश में, इसमें पुट करें, ठीक है, इस वैल्यू में। तो ये आपके पास, इसको जब आप सारा सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आराम से ये आ जाएगी। अब ये क्यों हमने लेके आए? क्योंकि इंसिडेंट ये है, ठीक है, A1, और इसके दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो A2 एंड A3 की, और रिफ्लेक्टेड जो है वो A3 है, ठीक है। अब लुक एट दिस, A2 और A2 डैश की A3 की फॉर्म में हमारे पास जो है रेशियोज मौजूद है, तो अब यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू,
इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करने वाली हैं और अगेन व्हाट वी गेट, सो वी हैव एम्पलीट्यूड। अभी हमने प्रोबेबिलिटी करंट से पता किया कि जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स होते हैं रिफ्लेक्टेड के और जो हमारे ट्रांसमिटेड के कोएफिशिएंट्स हैं वेव के, वही आपका सॉरी जो एम्पलीट्यूड है सॉरी उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही उसके रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोएफिशिएंट्स ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है हम कैलकुलेट करके देते हैं। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, तो हम उसी चीज़ को लर्न करके यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। तो वो आपको वैल्यूज़ पुट करने से आर एंड टी की वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई हैं, दैट्स ऑल। यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब इसमें दूसरी आपके पास क्या चीज़ है, इसमें अब आपके पास वही बैरियर है, इसमें दो कंडीशन थी। एक हमने ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए वो सॉल्व किया, ठीक है, और अब हमने वही ट्रांसमिशन और कोएफिशिएंट जो है वो ई इज़ लेस देन वी नॉट के लिए करने हैं। ई इज़ लेस देन वी नॉट के लिए आपके पास क्या है, रियल सोल्यूशन होंगे, देखें। तो हमने बजाय उसको, ठीक है, इसी तरह इसी फॉर्म में लिखने के बाद अब हमारे पास क्या चीज़ है, वो उसी तरीके से ये वाला फैक्टर आपके पास ज़ीरो होगा, वो सारी कंडीशन उसी तरह आपकी सॉल्व होंगी एंड व्हाट वी गेट हियर दीज टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स A1 एंड A2, और उसी तरह A1 एंड A2 की आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ A3 और इसमें पुट करके ये वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे, ठीक है। और दिस इज़ कॉल्ड टनल इफेक्ट, टनलिंग, ठीक है जी। अगर आपके पास एनर्जी जो है वो आपके पास लेस है, यानी कि ई इज़ लेस देन वी नॉट, तो जो पार्टिकल जब इसमें से मूव करेगा तो इसको हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। जब ई ग्रेटर देन जीरो होगा वो आपके पास टनलिंग नहीं होती, ई लेस देन वी नॉट हो, अगर किसी बैरियर में से, पोटेंशियल बैरियर में से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें जो टनलिंग इफेक्ट है वो हमेशा पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो उस पोटेंशियल में पोटेंशियल से पार्टिकल की एनर्जी हमेशा लेस होगी। अब लास्ट जो है वो आपके पास ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में आपके पास क्या है, इसमें आपके पास है एक हमने इन्फिनिट वेल पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे वी जो था वो आपके पास क्या था, इन्फिनिटी हो गया था और आपके पास सिर्फ स्पेस यही थी पार्टिकल के मूव करने की। अब उस ये इन्फिनिट पोटेंशियल वेल था, अब ये फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल है, ठीक है। स्क्वायर पोटेंशियल वेल -A2 और -V0 है। अच्छा, इसमें इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये आपके पास सम वैल्यू v हो और यहाँ पे आपके पास ये ज़ीरो जो है आपके पास ज़ीरो पे रख के भी इसकी वैल्यू कोई दी जा सकती है, बट चलें आपको जिस तरीके से डिफाइन किया गया आप इसको देखें कि v potential is zero throughout in region 1 and region 2। region 2 जो है, region 3 सॉरी, region 2 में आपके पास एक ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो जनरेट हो गई है, ठीक है। तो ये -V0 है क्योंकि एक वेल सा बन गया है डाउन, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या होगा, अब इसमें क्या करना है, राइट द स्टेशनरी सोल्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एनर्जी -V0 इज लेस देन E0 इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है। लुक एट दिस, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि -V0 यानी कि पोटेंशियल की एनर्जी जो है, पार्टिकल की एनर्जी वो इस पोटेंशियल की वैल्यू से ग्रेटर है, लेकिन वो खुद जो है आपके पास पार्टिकल की एनर्जी जो है एग्जैक्टली लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देख लिया, अप्लाई द मैचिंग कंडीशन। तो इस रीजन में आप देखें कि आपके पास ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है। इस रीजन में अप्लाई द मैचिंग कंडीशन एट x माइनस, यहाँ पे वही मैचिंग कंडीशन फंक्शन जो और उसका डेरिवेटिव जो होंगे वो इक्वेट करेंगे, ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर पॉसिबल एनर्जीज, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं, लुक एट दिस, कंडीशन हमारे पास क्या है कि E इज़ लेस देन ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि -E इज़ पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे जो है पार्टिकल की एनर्जी जो है एग्जैक्टली ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, और यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी जो है वो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ हो गई कि इसको अगर हम रिवर्स करें तो ये लिखा हुआ है ज़ीरो इज़ लेस देन -E, क्या हो गया इसको, इज़ लेस देन B,
ओके, वी नॉट। तो इसका मतलब है 0 इज लेस देन ई माइनस वी नॉट, ठीक है। और अगर इसको करें तो इसका मतलब है ई प्लस वी नॉट, ठीक है। इसको रिवर्स करें तो इसका मतलब ये है कि ई प्लस वी नॉट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको अगर हम सारी सिचुएशन को देखें, इनइक्वलिटी को यहाँ पे बेसिकली हम दोबारा से स्टडी करना चाहते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। अच्छा, मैं इसकी ना थोड़ी सी आपको बजाय, अगर आपको लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऑल्दो दिस इज सेम, इसमें बेसिकली इनइक्वलिटी के साथ आपने प्ले करना है, बट लेट मी शो यू कि मैं इसको किसी और एंगल से आपको समझा देती हूँ ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। यानी पॉजिटिव एनर्जी लेके ना उससे भी ये हो जाएगा, ये -a/2a से बजाय a/2a करके मैं आपको इसको सॉल्व करवा देती हूँ। लेट मी शो यू वन थिंग। कहाँ गया? तो जी, तो इस प्रॉब्लम को हम एक और डेफिनेशन से करेंगे पॉजिटिव एनर्जी, ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। हम अगर इसको ले लें, ये वही सिमिलर प्रॉब्लम आपके पास आएगा, ठीक है। यानी कि इसके साथ भी आप मैच कर लें, बट ओके, लेट्स पोटेंशियल इन फाइनाइट स्क्वायर वेल। तो कंसीडर अ मोशन ऑफ क्वांटम पार्टिकल इन फाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ डेफिनेशन जो आपके पास है इसकी पोटेंशियल की, वो ये है 0 v नॉट if magnitude of x is less than equal to a, magnitude of x is greater than a, ठीक है। तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही हम सॉल्व करेंगे इस पोटेंशियल के लिए। तो एक इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये आपके पास किस तरह की फॉर्म बनेगी? बनेगा पोटेंशियल वैल्यू, बट उसमें सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है। दिस इज इजियर। अब इसमें एनर्जी जो ऑफ पार्टिकल जो है वो लेस देन वी नॉट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एनर्जी की स्टेट ले लेते हैं, और ये वी नॉट है, सॉरी ये जो है वी नॉट है बेसिकली, और ये भी वी नॉट है, ठीक है। और ये -a है, ये a है। तो वहाँ पे आपके पास क्या था? वी नॉट को उन्होंने ज़ीरो कर दिया था, और ये जो था वी आपके पास वी नॉट यहाँ पे ये जो आपके पास है इसको उन्होंने ज़ीरो प्लॉट कर दिया था। और ये जो वी नॉट की वैल्यू टोटल है आपके पास यहाँ पे, ये जो फ्री स्पेस में आ रही है, इसको वो -v नॉट कर दिया था, ठीक है। तो उससे वो आपके पास कन्फ्यूजन आ रही थी, बट इट्स नॉट दैट मच कन्फ्यूजिंग, बट ये सिर्फ एक साइन का ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो ये एक्स, तो अब इस पोटेंशियल वेल में डेप्थ जो है इसकी वी नॉट है इसकी, और ये आपके पास इसमें रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ठीक है जी। ये रीजन 2 है जिसमें कि आपके पास यूँ समझिए कि डेप्थ ऑफ वी नॉट पोटेंशियल जो है, इस पे हम पार्टिकल की मूवमेंट को देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब उसी तरीके से हमने कहा कि पार्टिकल जो है वो इनकमिंग जो है वो -इन्फिनिटी से, लेट्स से वी वेलोसिटी जो है वो उसकी v1 आई है, ठीक है। तो रीजन 1 के लिए अगर हम बात करें, 3 रीजन में अब आपके पास जो है वो रीजन 1 जो है, रीजन रीजन 1 x इज लेस देन -a, और रीजन 2 x इज ग्रेटर देन a। एक मिनट, इसमें रीजन 1 और रीजन 2 को हम थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। रीजन 1 द रीजन डिफाइन है रीजन 2 एंड रीजन 3। ओके, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो
मैं इसको दोबारा लिख दूँ थोड़ा सा, इसको मैं वेट 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 वेट, दिस इज रीजन 1, सॉरी रीजन 2, रीजन 3, दिस इज रीजन 1। ओके, रीजन 1 जो है वो अलाउड रीजन है, ठीक है। तो वो हमारे पास है रीजन 1 माइनस ए इज एक्स इज ए, रीजन 2 जो है वो आपके पास x इज लेस देन माइनस ए, और रीजन 3 x इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये 2 एंड 3 है वन रीजन को हमने जो फ्री रीजन लिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो रीजन 1 के लिए जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m साई डबल डैश प्लस v ऑफ x साई इज इक्वल टू e ऑफ साई, ठीक है। तो रीजन 1 में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास साई डबल डैश साई 1 प्लस के 1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0, वेयर के 1 जो है टू एम ई एच कट स्क्वायर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो v की वैल्यू, ये जो v है दिस इज पोटेंशियल की वैल्यू, ये 0 है, ठीक है। पोटेंशियल 0 है यहाँ पे पोटेंशियल हाई v नॉट है, v नॉट है, ठीक है। अगर हम साई 1 की वैल्यू लिखें तो चूंकि ये बाउंडेड रीजन है, बजाय हम इसको इट्स ईजियर कि हम इसको a1 कॉस k1x प्लस b1 साइन k1x सोल्यूशन लिख दिया हमने। रीजन 2 एंड रीजन 3, रीजन 2 एंड रीजन 3, नाउ रीजन 2, in region 2 and region 3 what we get, we get k2 square is equal to 2m v naught माइनस e डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर, ठीक है। k2 हमारे पास सेम रहेगा, जबकि रीजन 2 में आपके पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अगर हम इसको साई 2 डबल डैश k2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0, तो जो साई 2 का फंक्शन है वो होगा a2, a1 b था तो a2। तो अब चूंकि ये सेमी इन्फिनिट रीजन्स हैं तो इसमें बेटर है हम, और दूसरे सॉरी यहाँ पे बेसिकली माइनस साइन है तो हमारे पास पॉजिटिव रूट्स हैं, तो हम पॉजिटिव रूट्स के हवाले से इसको k2x प्लस b2 ई रेज पर माइनस k2x, ओके। और इन रीजन 3 साई 3 डबल डैश माइनस k2 स्क्वायर साई 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि k2 की जो वैल्यू है वो चूँकि साई 1 और सॉरी ये रीजन 2 में, और ये साई 2 यहाँ पे है, साई 3 यहाँ पे है और साई 1 यहाँ पे है। साई 2 और साई 3 में हमारे पास जो k की वैल्यू है वो सेम है, फंक्शन और एम्पलीट्यूड इसके आपके पास जो होंगे वो चेंज होंगे। तो ये साई 3 है, a3 e रेज टू पावर k2x प्लस b3 e रेज टू पावर माइनस k2x। तो जो बाउंड्री कंडीशंस है हमारी, बाउंड्री कंडीशंस वो क्या कहती हैं, बाउंड्री कंडीशंस ये कहती हैं, अब आपके पास इसमें थोड़ा सा फर्क आपके पास आएगा कि जो स्पेशल इन्फिनिटीज पे है आपके पास फंक्शन जो होना चाहिए वो 10 to 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0। तो हम द बाउंड्री कंडीशंस एट solution must tend to 0 at
एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, मॉडुलस है तो एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर हम फाई ऑफ एक्स के टोटल कॉम्बिनेशन को देखें तो हमारे पास क्या है, दिस इज फाई टू ए टू ई रेज टू पावर के टू एक्स, फाई वन ए वन कॉस के वन एक्स प्लस बी वन साइन के वन एक्स। ये कहाँ पे है आपके पास, x इज लेस देन माइनस है, माइनस इज x इज लेस देन ए, और साई थ्री ए थ्री नहीं बी थ्री, ठीक है, बी थ्री ई रेस्ट पर माइनस के टू एक्स। जब वही चीज कि आपके पास चूंकि ये बैरियर है, बैरियर में से एक चीज आ रही है इनकमिंग, ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ता कि हमें जहाँ पे हर्डल या कैविटी होती है वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन हमेशा फ्री स्पेस में होती है। अगर एक चीज इनकमिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ई ऑफ माइनस के टू एक्स है वो, यानी कि वो फॉर्म आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो आपके पास बी टू जो है जीरो हो जाएगा। तो इस रीजन में बी टू जीरो है, ये फ्री स्पेस है, ठीक है। तो इसमें हम हमारे पास दोनों कोएफिशिएंट रिटेन करेंगे। यहाँ पे चूंकि अब यहाँ से वापस ये एक कैविटी में चली गई है, आपके पास जो पार्टिकल है मूव कर गया, तो यहाँ पे चूंकि इनकमिंग इस डायरेक्शन से है तो इसका मतलब है कि नो रिफ्लेक्शन। जब नो रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन में आपके पास जो आपके पास यहाँ पे यूं समझे कि सॉरी नो इनकमिंग, नो इनकमिंग, तो नो इनकमिंग यानी कि बैक नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि आप चूंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए जो थ्री है जीरो होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर आप इस सोल्यूशन में, ये जो आपने पीछे सोल्यूशन लिखे हैं, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करें तो आपके पास कौन सी चीज़ है जो बाउंड होगी, ये आपके पास वैनिश करेगा, ये आपके पास ब्लो करेगा। जब ये ब्लो करेगा तो बी टू जीरो होना चाहिए। जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, क्योंकि ये रीजन इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी जब आप पुट करेंगे तो ये ए थ्री जो है ये ब्लो करेगा, ये फैक्टर, तो ए थ्री को जीरो होना चाहिए, बी थ्री रिटेन करेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों तरीकों से आपके पास जो कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस हैं, सॉरी ये जो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आपकी होल्ड करती हैं। तो नेक्स्ट आपके पास कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस क्या कहती हैं, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन ये कहती हैं कि साई वन ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू साई टू ऑफ माइनस ए एंड साई वन डैश माइनस ए, ये आपके पास है कॉन्टिन्यूटी कंडीशंस। दो हमारे पास हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज, तो साई टू डैश माइनस ए ये एक, और दूसरी कॉन्टिन्यूटी पे आपके पास क्या है, साई टू ए, साई थ्री ए, नहीं साई वन जो था वो बेसिकली हमारे पास था दरमियान में, ठीक है, ये साई वन यहाँ पे था, यहाँ पे साई वन है, ये साई टू है, ये साई थ्री है, तो ये यहाँ पे साई वन होना चाहिए, साई वन ए साई थ्री ए और साई वन डैश ए साई थ्री डैश ए, ठीक है जी। तो इसमें वैल्यूज पुट करें सारी, डेफिनेटली, ठीक है। तो आपके पास जो इस सेट के लिए जो वैल्यूज आएंगी वो मैं थोड़ा सा लिख लूँ इनको थोड़ा सा, विच इम्प्लाइज ए टू ई रेज टू पावर माइनस के टू ए वन कॉस ए वन ए माइनस बी वन साइन ए वन ए, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ए टू ई रेज टू पावर माइनस के वन ए वन साइन के वन ए और प्लस ए वन बी वन कॉस के वन ए। तो ये हमने फंक्शन और ये जो आपके पास है डेरिवेटिव,
और इसके साथ ही अगर इसमें पुट करें तो ये है आपके पास B3 माइनस K2A, ये इसमें इज इक्वल टू A1 phi1 cos K1A प्लस B1 साइन K1A। ठीक है, ये पॉजिटिव K था, ये माइनस था इधर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए माइनस A पुट करें, ये A पुट कर रहे हैं, और माइनस K2 B3 e raised to power माइनस K2A इज इक्वल टू माइनस K A1 साइन K1A प्लस K1 B1 cos K1A। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस जो हैं, लुक एट दिस के अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखा जाए, लुक एट दिस, तो इसमें ये फैक्टर कॉमन आ रहा है और ये वाला फैक्टर जो है ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें हम अगर इसको अगर मैं 1 2 3 4 तो यहीं पे मैं कर लूँ, क्योंकि ये फिर मेरे से 1 एंड प्लस 3 अगर हम ऐड करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, A2 प्लस B3 e raised to power माइनस K2A इज इक्वल टू 2A1 cos KA। ठीक है, और अगर हम इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर लें 1 माइनस 3, तो ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, K2 A2 प्लस B3 a raised to power माइनस K2A इज इक्वल टू 2K1 A1 साइन K1A cos K1A। सॉरी, सब्ट्रैक्ट हमने 2 एंड 4 को करना है, 2 माइनस 4 कर दें, 2 माइनस 4। ठीक है, सब एडिशन 1 एंड 3 के एडिशन और इसकी सब्ट्रैक्शन, उससे हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम A2 B3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमने किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा रेशो हमने फाइंड आउट करना है, थर्ड एंड फोर्थ, और इफ वी सब्ट्रैक्ट ये एडिशन से और वी गेट दिस। अब A2 माइनस B3 अगर हम करें तो क्या हमारे पास आएगा, इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा ऐड सब्ट्रैक्ट दोबारा करें। तो अब हम नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 माइनस B3, और अगर हम इसको ऐड कर दें A2, यानी कि अब हम पहले हमने सब्ट्रैक्ट ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो क्या इसको दोबारा से मैं 1 मिनट इरेज कर दूँ, लेट मी चेंज माय पेन ताकि थोड़ा सा 1 माइनस 3 पहले कर देते, प्लस करने से ये आया, माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा, A2 माइनस B3 और e रेज टू पावर माइनस K2A माइनस 2B1 साइन K1A। और इसी तरीके से हमें पहले इसको ऐड करना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 3 2 एंड 4, 2 एंड 4 पे 2 एंड 4 को अगर हम 2 एंड 4
से हमें क्या चीज़ मिलेगी, 2 एंड 4 से हमें ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, सॉरी एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करने से, अगर हम प्लस साइन चाह रहे हैं तो एक दफ़ा हमें मिल रही है इक्वेशन a2 प्लस b3 e रेज टू पावर माइनस k2a 2k1 a1 साइन k1a। और इसी को अगर हम दोबारा ऐड कर लें, ऐड करने से हमारे पास आएगा k2 a2 माइनस b3 e रेज टू पावर माइनस k2a 2k1 b1 cos k1a। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 8। लुक एट दिस, अगर a2 a3 और a2 a3 a2 b3, ये जो 5 एंड 7 में इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सच दैट कि a2 प्लस b3 नॉन ज़ीरो एंड a1 इज़ नॉन ज़ीरो। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, 5 एंड 7 को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा k2 k1 टेंजेंट k1a। ये एक रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हो गया है। 9 इक्वेशन करते हैं इसको, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ दूसरी दो इक्वेशंस हैं उनमें हम अगर उनको ज़रा थोड़ा सा चेक करें कि फ्रॉम हमने 5 और 7 यूज़ किए हैं, अब हम 6 एंड 8, फ्रॉम 6 एंड 8 इनको सॉल्व करें। 6 एंड 8 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो है b1 साइन k1a इज इक्वल टू माइनस k1 बाई k2 b1 cos k1a। बट वी नो दैट k2 बाई k1 इज इक्वल टू टेंजेंट k1a। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस की बजाय टेंजेंट से यहाँ से आइडेंटिटी को किसी एक वैल्यू को अगर यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी चेंज दिस कॉस, तो इस कॉस में अगर मैं पुट करूँ k1 बाई k2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट है ना, तो ये साइन बाई कॉस है, तो कॉस अगर इधर चला जाएगा तो ये k1 बाई k2 साइन थीटा आ जाएगा, तो ये k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर b1 साइन k1a। ओके, तो अब ये भी b1 और साइन 1, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या चीज़ आ रही है, इसमें जो चीज़ आ रही है वो ये है कि 1 प्लस b1 1 प्लस k1 स्क्वायर बाई k2 स्क्वायर इंटू साइन k1a इज इक्वल टू ज़ीरो। तो साइन k1a टू ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो क्या चीज़ आपके पास ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ये फैक्टर ज़ीरो है, तो इसमें से भी हमारे पास ये फैक्टर भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक है यहाँ पे आपके पास ये रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सारी ये चीज़ इज़ नॉन ज़ीरो विच इम्प्लाइज b1 इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो जब b1 आपके पास ज़ीरो है, जब b1 आपके पास ज़ीरो है तो आपके पास क्या सिचुएशन है, लुक एट दिस, b1 हमारे पास था कहाँ, लुक एट दिस, इसका मतलब ये है कि दिस फैक्टर इज़ ज़ीरो, ये हमें कैलकुलेशन से पता चला। रेस्ट ऑफ द फंक्शन जो है b1 ज़ीरो होने से आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ भी आ गई, एक और सॉल्यूशन था हमारे पास, कहाँ पे एक चीज़ हमने रेस्ट ऑफ द इक्वेशन,
जी, यहाँ पे अगर किसी एक सिचुएशन को अगर आप देखें कि बी वन कहाँ पे आया था हमारे पास। Look at this from equation 8. From equation 8, if b1 is 0, from 8 what we get, हमारे पास जो अगर b1 एग्जैक्टली 0 है तो 8th इक्वेशन से हमें पता चलता है कि a2 इज इक्वल टू b3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फंक्शन है, जो आपके पास है, क्या कहते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है साई ऑफ एक्स, वो रीराइट किया जाएगा कि a2 इज इक्वल टू b3, सो इट मीन्स a2 e रेज टू पर k2x और x इज लेस देन माइनस a1 cos ऑफ k1x, क्योंकि b2 हमारे पास सॉरी b1 0 हो गया है, माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, और a2 क्योंकि b3 इज a2 e रेज टू पर माइनस k2x, x is greater than a. So these are the solutions, और आपके पास a1 a2 जो हैं वो arbitrary हैं, arbitrary constants. नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था कि हम इनकी जो हैं क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, ट्रांसमिशन coefficients. Let me check once again. शेयर, अगर हम शेयर करें इसको तो ये भी उसी तरह का ही आपके पास है बेसिकली। लुक एट दिस, ये हमने एक्सपोनेंशियल्स के साथ काम किया है और इसमें ऑटोमेटिकली ही उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे देखिए, इस एक्सपोनेंशियल में हमने वहाँ पे कैलकुलेट करके b1 0 निकाला, वो निकाला था यहाँ पे जो आपके पास कैलकुलेट किया था, सॉरी हाँ एंड पे हमने निकाला था। अब हमने वही कंडीशंस हमने की हैं कि अगर कोई चीज़ इनकमिंग है तो उसमें से आपके पास इंसिडेंट होगी, नो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम दोनों को कंसीडर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो अब इसमें भी उसी तरह हमने कंडीशंस पुट की हैं सारी, और ए एंड बी डैश की वैल्यू जो है हमने पुट कर ली, सी की वैल्यू भी निकाल ली, और यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी जिसको कि इन्होंने आगे एनर्जीज के हवाले से डिस्कस किया हुआ है, बट हमने सोल्यूशन निकाल लिया, दैट्स इनफ। इसमें आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि हाउ टू गेट इट मोर प्रिसाइजली। ठीक है, तो हम सिर्फ सोल्यूशन तक ही रहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट उसको आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स वैसे भी निकल आए, उनकी वैल्यूज़ हैं, तो आप उनको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स इट फॉर ऑल। आज थोड़ी सी लंबी हो गई है क्लास, बट चूँकि क्लास में एज सच हमने कोई नई चीज़ इस तरह नहीं की है, मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि आपके सारे जो हैं प्रॉब्लम्स फाइनाइट पोटेंशियल वेल के वो कंप्लीट हो जाएं, तो दैट्स वाई आई ड्रैग इट अप टू दैट। तो इंशाल्लाह आप अब आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सारे के सारे प्रॉब्लम्स अब दोबारा से इसको रिवाइज कीजिएगा, और इसमें अब क्या चीज़ थी हमने जो हमारे पास, अगर इसको समराइज़ करें तो समरी में आपके पास क्या है कि वी ऑफ एक्स की डेफिनेशन, कि वी ऑफ एक्स की क्या डेफिनेशन हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके पास क्या चीज़ चेंज होती है, आपने सॉल्व क्या करना होता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में आपके पास जो रिलेशनशिप होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपके खास तौर पे जो केज हैं, ठीक है, वेव नंबर जो हम जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो ये के हैं वो हमेशा ई एंड वी के रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, ई एंड वी के रिलेशनशिप में, तो ई एंड वी के ऊपर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, और आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है, तो उससे हमारे पास जो के है उसकी डेफिनेशन वेरी करेगी इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, या फिर डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, या फिर हमारे पास जो स्टेप पोटेंशियल था, ये हमारे पास 2 रीजन थे, अब उसके बाद हमारे पास बैरियर और वेल में जो आपके पास है वो 3 रीजन बन गए। बैरियर में हमारे पास जब आपके पास एनर्जी जो है लेस देन वी होती है, तो आपके पास जो फिनोमेना होता है वो हमने पढ़ा टनलिंग कहलाता है।
ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पोटेंशियल वेल में हमने, और इसमें हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स क्या हैं। इसमें भी हम ट्रांसमिशन, ये भी आपके पास, चूँकि यहाँ पे ई जो है जो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है यहाँ पे, सॉरी पार्टिकल की एनर्जी जो है उसके ऊपर हमने कंडीशंस देखी हैं, और इसमें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बाउंड स्टेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ ये जो पोटेंशियल वी नॉट है अगर ई इज़ लेस देन वी नॉट। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे हमने लेस देन वी नॉट ही था डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि ई जो था वो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो था, और वी यहाँ पे बेसिकली ज़ीरो हमने लिया हुआ था। तो यूँ हमने आज की सारी डिस्कशन में जो एक नई चीज़ पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल होगा तो इस डिसकंटिन्यूटी पे, इस पॉइंट पे जो होगा फंक्शन और फाई वन, अगर ये वन रीजन है और ये टू रीजन है, वो आपके पास फाई टू जो होंगे वो इक्वेट करेंगे एट ए, और इनके जो डेरिवेटिव हैं वो भी आपके पास ए जो होंगे वो इक्वेट करेंगे। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल वेल और इन्फिनिट वेल को हम दोबारा, मैंने आपको कहा इन्फिनिट वेल हमने 0 से a तक सॉल्व किया था, फिर हमने उसको -a टू a में हमने सॉल्व करना है, -a/2 और a/2 में सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये आपने सारे के सारे दोबारा से प्रॉब्लम्स जो हैं इनको रिविज़िट करना है, और ये है आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और स्टडी करेंगे, मे बी हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।